प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने ज्योतिष के इस महत्वपूर्ण यात्रा में। आज आपका परिचय जन्म कुंडली के दशम स्थान में बैठे चंद्रमा से कराने वाला हूं। सामान्यतया चंद्रमा ब्राह्मण वर्ण के ग्रह हैं, लेकिन अगर बात इनके व्यवहार की करते हैं, इनके नेचर की करते हैं, तो ये व्यापारिक वर्ग के ग्रह हैं। मतलब ये जातक की कुंडली में अगर बहुत अच्छी स्थिति में बैठे होंगे तो जातक को व्यापार अच्छा कराते हैं। आमतौर पे जब जन्म कुंडली के लग्न या दशम स्थान से या सप्तम स्थान से अगर चंद्रमा का संबंध बनता है, अर्थात बैठे होते हैं, तो जातक को बहुत अच्छा व्यवसायी बना देते हैं। इसी चंद्रमा का एक स्वतंत्र प्रतिफल यह भी होता है दशम स्थान का कि अगर जन्म कुंडली में इस संबंध से चंद्रमा का संबंध हो जाए दशम स्थान से, तो व्यक्ति आरंभ में छोटा काम करते देखा जाता है, व्यापार में किसी दूसरे के यहाँ पहले काम करता है, बाद में वो अपनी मजबूती से अपना काम स्वतंत्र स्वयं का शुरू करते हुए भी देखा गया है। जन्म कुंडली के दशम स्थान के चंद्रमा जिस भी जातक की कुंडली में हो, उसे व्यापार के लिए जरूर आगे बढ़ना चाहिए। बैक ऑफिस का काम त्याग कर स्वतंत्र आगे बढ़ करके अपने मालिकाना में, अपने मालिक, अपने आप का जो आपका स्वतंत्र प्रभुत्व हो, उससे काम करना चाहिए। दशम स्थान के चंद्रमा व्यक्ति को यशस्वी भी बनाते हैं। नक्षत्र का बल अगर बलवान रहा तो ये चंद्रमा व्यक्ति को राजनीतिज्ञ भी बना देते हैं। दो बातें हो गई। अगर जन्म कुंडली के दशम स्थान के चंद्रमा के ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि और पड़ गई तो व्यक्ति की जो सफलता होती है करियर में, वो निर्बाध होती है, वो बिल्कुल भी बाधित नहीं होती। अगर उस चंद्रमा पे राहु की दृष्टि हो जाए तो व्यक्ति एग्रेसिव भी होता है और किसी दूसरे को अपना प्रेरणा का स्रोत बना करके स्वयं उससे आगे बढ़ जाने तक की स्थिति में चला जाता है। मतलब अगर दशम स्थान की क्या होगा कि दशम स्थान के जब चंद्रमा होंगे उस पे अगर राहु की दृष्टि पड़ जाएगी तो व्यक्ति ना दूसरे किसी को अपना वो मानेगा, जैसे कहते हैं ना कि वो मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत है, तो उसको प्रेरणा का स्रोत बनाएगा और मेहनत करके उससे भी आगे निकल जाएगा। ऐसा कब होगा? जब जन्म कुंडली के दशम स्थान में चंद्रमा पर राहु का प्रभाव हो। अगर उसी दशम स्थान के चंद्रमा से 4 घर या 10 घर आगे बुध बैठे हों तो ये व्यक्ति को अपने कष्ट और अपनी समस्या को भूल जाने वाला और दूसरों के सुखों में शामिल होने वाला भी बना देते हैं। ये व्यवहार की बात है, यह ऐसी प्रकृति व्यक्ति की हो जाती है। जन्म कुंडली के दशम स्थान के चंद्रमा जिस राशि में बैठे हों, अगर उस राशि का स्वामी भी केंद्र में ही किसी भाव में बैठा हो तो ये भी व्यक्ति को व्यापारी बनाने का बहुत उच्चतम मादा रखने वाली बात हो जाती है। यहां व्यक्ति मनोनीत सदस्य भी राज्यसभा में, केंद्र सभा, जो लोकसभा होती है, पता नहीं जो होता है, मतलब संवैधानिक पदों पे मनोनीत सदस्यों के श्रेणी में शामिल होते हुए भी देखा जाता है। उसको सरकार के द्वारा मनोनीत कर दिया जाता है। चुनाव लड़कर वो विजेता नहीं बनता, अपितु ऐसे ही अपनी पहचान से और अपनी समाज में एक अच्छी इमेज के कारण समाज का या राजनीति में मनोनीत सदस्य बनाया जाता है। ये बात है। तो अगर आपकी कुंडली के दशम स्थान में चंद्रमा बैठे हैं तो आपको इस तरीके का प्रभाव देखने को मिल जाएगा। आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और ये कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम है। मैं चाहता हूं आप इसे अंतिम तक देखें और ये किसी एक व्यक्ति की कुंडली नहीं है, अपितु ये हमें सोचकर ये कार्यक्रम पूरा देखना चाहिए कि हम अपनी कुंडली का अपने से स्वयं से ही अध्ययन कैसे कर सकते हैं, है ना। किन किन विषयों का ध्यान रखना चाहिए, नक्षत्रों का प्रभाव क्या है, एक ग्रह दूसरे ग्रह से कितनी दूर कैसे बैठा हुआ है, लग्न, नमांश और दशमांशा के केंद्र में कौन सी राशि बनी है, आदि आदि चीजें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले
इनकी कुंडली के पंचांग से आपका परिचय करा देता हूं। अब यहां से आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जातक की कुंडली के पंचांग से आपका परिचय कराते हैं। पंचांग जो है वो कुछ ऐसा है कि किसी भी जातक की कुंडली में अगर आप जब तक उसके पंचांग का समग्र अध्ययन नहीं करेंगे तो आप कुंडली के ग्रहों को भी नहीं समझ पाएंगे। इस वजह से ही किसी भी जातक की कुंडली के लिए पंचांग का अध्ययन अत्यंत आवश्यक होता है। जैसे अगर आप देखें तो चंद्रमा कर्क राशि में बैठे हैं और सूर्य जो है वो धनु राशि में बैठे हैं। माघ माह के महीने में, माघ मास में सूर्य जो होते हैं वो धनु राशि में होते हैं। उत्तरायण दक्षिणायन का प्रभाव कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि, तो कृष्ण पक्ष के द्वितीय तिथि के जो चंद्रमा होते हैं वो शुभग्रह होते हैं। और पुष्य नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ है तो ब्राह्मण वर्ण होगा और देवगण होगा। तो ब्राह्मण वर्ण के कारण और देवगण के कारण व्यक्ति के जीवन में शुद्धता, अच्छी मानसिकता, उच्च दृष्टिकोण का व्यक्ति होता है, दार्शनिकता अच्छी होती है, गंभीर होता है, न्यायप्रिय होता है, सुचिता का पालन करने वाला, धर्मज्ञ, वेदज्ञ, दैवज्ञ, ये सारे पद उसके साथ और सारे जो विभूषण हैं वो लगते जाते हैं। उसके बाद कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि को जन्मे हैं तो चंद्रमा शुभग होंगे, जिसके कारण आर्थिक संपन्नता बनी रहेगी। और दिन गुरुवार अर्थात तुला लग्न की कुंडली के लिए देवगुरु बृहस्पति मंगल के साथ बैठे हैं। वारेश भी अच्छे भाव में बैठ रहे हैं, थोड़ा ऋणी व्यक्ति को बना सकते हैं। वैसे एक पक्ष और भी होगा, पुष्य नक्षत्र पे भगवान नारायण का प्रभाव होता है। ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। कुशा की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए। पीपल की परिक्रमा करनी चाहिए। अनाज का दान करना चाहिए, चावल, दाल, आटा आदि। वैधृति योग होगा। और कुल मिलाकर के जो पंचांग बना उसमें चंद्रमा शुभग हो गए, ब्राह्मण वर्ण हो गया, देवगण हो गया, गुरुवार को जन्मे हैं। तो ये जो सारी चीजें बन गई वो जातक के पक्ष में काम करने वाली हो गई। अब इसका एक फायदा ये होगा कि यहां व्यक्ति सकारात्मक विचारों से सदैव ही ओतप्रोत रहेगा। उसके पास ऐसे कोई नेगेटिव विचार नहीं आएंगे और उसका दाम्पत्य, करियर या करियर की जो ऊंचाइयां हैं, जो मेडिकल के क्षेत्र में सफल होना चाहे, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सफल होना चाहे, IAS IPS बनना, क्योंकि ग्रहों के पास बल अच्छा मिल रहा है। इस पे आगे भी चर्चा करेंगे, बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक। अब आइए कुंडली के ग्रहों से आपका परिचय करा दूं कि कौन से ग्रह कितने अंशों पे विराजमान है। तो सबसे पहले लग्न का मान, लग्न तुला का बना है, ये चर प्रकृति की राशि है। नवांश मीन का बना है जो द्विस्वाभाविक राशि है और यहाँ भी चर प्रकृति की राशि केंद्र में बनी है। लग्न कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश, लग्न में ही लग्नेश बैठे हैं। उच्च के चंद्रमा, स्वग्रही बुध, स्वग्रही गुरु और शनि दशम भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में। ये जो स्थिति बनी है दशमांशा चक्र की, लग्न के अधिपति दिग्बली, चंद्रमा स्वग्रही और जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी पंचम को देख रहे हैं। यहाँ एकादशवें के स्वामी थे, एकादशवें को देख रहे थे। यहाँ जन्म कुंडली में शनि जो थे वो बैठे थे सिंह राशि में, यहाँ मेष राशि में। ये भी एक तरीके से प्रतिष्ठा जातक की बढ़ाने वाले ही होंगे। लग्न का मान जो बना है वो 18 अंश का बना है, जिसे प्रबुद्ध और मजबूत लग्नमान कहते हैं। इसका फायदा होगा, जातक को निर्णय लेने में मदद मिलेगी, उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, उसकी आयु अच्छी रहेगी, उसके लोगों से मैत्री अच्छी रहेगी और वो 100% किसी भी प्रकार से किसी अकाल मृत्यु का शिकार नहीं होगा। जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में गुरु और मंगल बैठे हैं, जो तुला लग्न की कुंडली के लिए गुरु होते हैं छठवें और तृतीय भाव के स्वामी। इस कुंडली के लिए पापक होते हैं और जन्म कुंडली के मारक भाव अर्थात द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी के साथ बैठे हैं। तो द्वितीय और सप्तम भाव अर्थात मारक भाव और जन्म कुंडली का छठा भाव यानी कि ऋणेश और सप्तमेश दोनों एक साथ बैठ गए तो जातक के जीवन में थोड़े बहुत संघर्ष, प्रतियोगिताओं का सामना करना होगा और स्वतंत्र व्यापार का योग भी जन्म कुंडली में लगेगा। इसका अर्थ होगा कि जन्म कुंडली के जो मारक और पापी ग्रह हैं, पापी होंगे इस कुंडली के लिए देवगुरु बृहस्पति, तुला लग्न की कुंडली के लिए वो पापी होते हैं, और मारक होते हैं मंगल, सप्तमेश और द्वितीयेश होकर के। तो इसका अर्थ होगा कि गुरु और मंगल इस कुंडली में मारक और बाधक, पापी, मारक और पापी ग्रह दोनों बनेंगे। इस दशा काल में व्यक्ति की प्रगति कई बार संघर्षों के साथ उसे सफलता देगी। लेकिन दशम स्थान के चंद्रमा और शुक्र का प्रभाव दिग्बली होने के कारण कुंडली के ग्रहों के पास अपना बल है, मतलब ये बहुत ज्यादा खराब बात नहीं होगी। एकादशवें भाव में शनि बैठे हैं पंचमेश, पंचम को देख करके चतुर्थेश के साथ एकादशवें भाव के
में केतु का प्रभाव माता को थोड़ी लंबी बीमारी दे देता है, लेकिन आयु भी अच्छी दे देता है। चतुर्थ स्थान में लग्नेश का बैठना अपने आप में ही एक महान राजयोग होगा। गुरु 15 अंश के और मंगल 27 अंश पे बैठे हैं। इस वजह से दोनों के बीच की जो दूरी है वो काफी है। 15 और 12 27 होता है, 12 अंशों का अंतर है, लेकिन दोनों वहां मित्र होकर बैठे हैं। दोनों ही कमजोर ग्रह हैं। इस वजह से विचारों में कई बार मारक प्रभाव भी देखने को मिलेगा। मतलब विचार बनने से पहले या कार्य आरंभ होने से पहले व्यक्ति का रुकेगा और परिणाम में थोड़ी बहुत जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति भी आएगी कि भाई जल्दी मुझे मिल जाए। जितना ही आप जल्दी जल्दी करना चाहते हैं उतना ही परिणाम में विलंब भी होगा। इसका एक दूसरा कारण है कि जन्म कुंडली के पंचम भाव पे शनि की दृष्टि है। वो परिणाम देंगे, लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा। लग्न का मान स्वाति नक्षत्र तुला राशि के अंतर्गत है। इस वजह से भी कई बार थोड़ा बहुत भ्रम या व्यक्ति को बहुत सारे विषयों का अनुभव इकट्ठा करना पड़ता है, तब जाकर के वो सफल होता है। वैसे कैपेसिटी, समस्या को समझने का बल और कम्युनिकेशन, एक अच्छी जो इमेज है क्रिएट करना चाहता है व्यक्ति समाज में, इन सभी बातों का प्रभाव इस कुंडली में देखने को मिलेगा। बुध 18 अंश के और सूर्य 20 अंश के बैठे हैं। लाभ भाव के स्वामी का मित्र की राशि में मित्रस्थ हो जाना और जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी के तीसरे भाव में लाभेश के साथ बैठना, ये कभी कभी भाग्य की चिंता भी देंगे। क्योंकि भाग्य और लाभ का योग जब कभी होता है और किसी भी दुह स्थान में होता है तो कई बार ये भाग्य की चिंता बढ़ा देते हैं। इस वजह से व्यक्ति का कम्युनिकेशन ही अब सब कुछ हो जाएगा। मतलब कई बार उसे यहाँ पे कार्मिक कुंडली की श्रेणी में भी रखा जा सकता है, या ये भी बात कह सकते हैं कि कुंडली कार्मिक ज्यादा है, मेहनती ज्यादा है, मेहनत पे ही सारी चीजें टिकी हैं। बहुत बार आपको किसी दूसरे से मिलेगा नहीं, आपको स्वयं से ही सारी चीजें प्राप्त करनी पड़ती हैं, ये भी बात है। तो यहाँ पे सूर्य और बुध के कारण एक अच्छा कम्युनिकेशन देखने को मिल रहा है। धर्म, भाग्य, आध्यात्म, बड़ों का आशीर्वाद और छोटों का भी प्यार, ये सब चीजें देखने को सूर्य बुध के कारण मिल रही हैं। एग्रेशन शनि और केतु के कारण है। माता को रुग्णता शनि और केतु के कारण है। जबकि पंचम भाव में राहु यहाँ पे उत्तम परिणाम देने वाले बनेंगे। उसका कारण होगा क्योंकि केंद्र और त्रिकोण के बैठे राहु कभी भी बुरे या खराब परिणाम नहीं करते हैं। खास करके तब और भी ज्यादा अच्छे परिणाम करने लग जाते हैं जब उनके स्वामी अर्थात भाव के स्वामी की दृष्टि उन पे पड़ रही हो और उनके ठीक पीछे कोई शुभग्रह भी बैठा हुआ हो। इसका अर्थ होगा कि राहु यहाँ अपनी दशा काल में जातक को एक उत्तम और श्रेष्ठ परिणाम करने वाले भी बनेंगे। विचार करके देखेंगे अगर तो जन्म कुंडली में 18 अंश के बुध के पास संपूर्ण बल होगा और उनके ठीक पीछे गुरु और मंगल के कारण व्यक्ति बैंकिंग और फाइनेंस को समझने वाला भी होगा। इतना ही नहीं, तीसरे भाव के सूर्य जन्म कुंडली के लाभेश होकर के जब तीसरे भाव में बैठ करके केतु से दृष्ट होंगे तो व्यक्ति के पराक्रम में अनुभव भी जोड़ने का काम करेंगे। इसका अर्थ होगा कि परिणाम भी मिलेगा थोड़ा लेट, लेकिन आपके पराक्रम का संपूर्ण अर्थ आपको पता है कि कहां कितनी मेहनत करनी है। इसका फायदा यह होगा कि व्यक्ति को यह भी पता है कि उसे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। उसके बाद चतुर्थ स्थान में शुक्र 6 अंश पे बैठे हैं। कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है, वो ग्रह अपनी दिग्बल क्षेत्र में लग्नेश होकर के विराजमान है। उनके ठीक पीछे का भाव सूर्य बुध के बैठने के कारण बलवान है। इस वजह से माता का संपूर्ण उपभोग और मानसिक दक्षता जातक के पास स्वतः ही विद्यमान है। पंचम भाव में राहु 24 अंश पे विराजमान है। भाव का स्वामी शनि उन्हें देख रहा है। इस वजह से यहाँ पे केंद्र और त्रिकोण के राहु अच्छे परिणाम करते हैं। मैंने इस पे भी थोड़े दिन पहले ही कार्यक्रम बनाया था अपने मेन चैनल पे। त्रिकोण में बैठे हैं और जन्म कुंडली के केंद्र के अधिपति को देख रहे हैं, तो केंद्र और त्रिकोण का संबंध होगा। इस वजह से यहाँ पे राहु की दशा भी जातक के बीमारियों को समाप्त करने वाली और साहस, बल और बुद्धिमत्ता को बढ़ाने वाली साबित होगी। तो ये आपकी कुंडली का लग्न हो गया। नवांश चक्र में शुक्र और मंगल का बैठना, इसको थोड़ा समझते हैं। शनि नीच के हो गए, यहाँ शत्रु की राशि में थे, यहाँ नीच के हो गए, जिनका नीच भंग मंगल कर रहे हैं। लग्न में उच्च के शुक्र गुरु राहु और केतु के संपर्क में आ गए। सूर्य भी नीच के हो गए, शनि भी नीच के हो गए, बुध स्वग्रही हो गए और चंद्रमा कन्या सिंह राशि का निर्माण कर रहे हैं। जहां मैं जो स्थिति देख रहा हूं, यहाँ पे कई बार चंद्रमा और सूर्य विषम परिस्थितियों का निर्माण करेंगे। हालांकि फिर भी चंद्रमा की दशा व्यक्ति को मानसिक शांति तो दे ही देगी। इसके अतिरिक्त सप्तम भाव में जो बुधदेव विराजमान हैं, वो पत्नी को भी चपल चंचल चालाक बनाने वाले और गंभीर विषयों पे कभी कभी पति को भी या पत्नी को भी, दोनों एक दूसरे को सहयोगी या सहयोग देने वाले, प्रदान करने वाले होते हैं। यहाँ शुक्र के साथ मंगल का बैठना एक अच्छा दाम्पत्य, सुंदर व्यक्तित्व और सदाचरण, यहाँ पे आप इसे
चरित्रहीनता का दोष नहीं कहेंगे, क्योंकि शुक्र उच्च के विराजमान है तो दाम्पत्य का संपूर्ण लाभ देंगे। तीसरे भाव में राहु बैठे हैं जो विवाह को पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। सप्तम भाव में बुध का स्वग्रही होना और उनके ठीक पीछे चंद्रमा का बैठना विवाह की सुरक्षा करेंगे। यहाँ गुरु के साथ वृश्चिक राशि में राहु, गुरु और मंगल का परिवर्तन, गुरु और मंगल का परिवर्तन एक अच्छा बेहतर लाभ। मैंने इसी वजह से कहा था कि यहाँ पे कोई भी ऐसा दाक्यानुस खराब विचार नहीं होगा, क्योंकि भाग्य भाव का स्वामी लग्न में बैठा है, लग्न के स्वामी भाग्य भाव में केतु के संपर्क में है, लग्न में उच्च के शुक्र विराजमान है जो जन्म कुंडली के तृतीय भाव के स्वामी होते हैं, तो पत्नी भी काम करने वाली होती हैं और वो ढूंढने पर मिलती है, ये भी बात है। तो इतनी सारी चीजें आपको मैंने यहां बता दिया। अगर एक नजर में दशमांशा चक्र को समझेंगे तो नवम भाव की स्थिति बहुत बलवान है, लग्न बलवान है, द्वितीय बलवान है, तृतीय भाव भी बलवान होगा और साथ ही साथ जन्म कुंडली का एकादशवां भाव भी बलवान होगा। यहाँ पे तो दशम स्थान भी बलवान हो रहा है। लग्न पे गुरु की दृष्टि और मंगल के साथ केतु का मित्रस्थ होकर के बैठना कुंडली को एक अच्छा नेचर देगा और जातक के प्रोग्रेस को बहुत बड़ी जो उन्नति होती है उसको बहुत ही मजबूती से स्ट्रेंथ देने का काम करेगा। एकादशवें भाव के स्वामी का जन्म कुंडली में एकादशवें भाव को देखना, पुनर्प्राप्त करना, खोई हुई चीज को वापस मिल जाना। और जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि के शुक्र जो द्वितीय होकर के बैठ रहे हैं, ये व्यक्ति के स्वयं के निर्णय पे टिक कर काम करने का बल देते हैं। और यहाँ पे जो उच्च के चंद्रमा विराजमान है वो व्यक्ति को बहुत ही धनाढ़ बना देते हैं व्यापार से। क्लियर है? तो ये आपकी कुंडली का एक सामान्य अवलोकन है। इसको समझते हैं नक्षत्रों से। तो सबसे पहले चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में है, ये नक्षत्रों का राजा है और इस नक्षत्र में जन्मे जो लोग होते हैं इनको कोई लंबी बीमारी प्रायः नहीं होती है। यहाँ पे भी छठवें भाव के जो स्वामी बनते हैं, जो रोगेश हैं, वो जन्म कुंडली में मंगल के साथ बैठे हैं, सप्तमेश के साथ लग्नेश, जन्म कुंडली में दिग्बली। चंद्रमा दिशा के बल से तो कमजोर हैं पर फिर भी ये स्वतंत्र होकर बैठे हैं। गुरु से दृष्ट होने के कारण और उच्च की दृष्टि प्राप्त करने के कारण करियर का जो प्रभाव है वो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे भी दशम स्थान के स्वामी जो शनि हैं वो पंचम भाव में बैठे हैं जिन पर गुरु की दृष्टि है। इस वजह से जो बात बन रही है ये कुंडली को एक बहुत ही मजबूत ऊंचाई देने में दिखाई दे रही है। यहाँ जो सूर्य और बुध का प्रभाव बना हुआ है और सूर्य जो बैठे हैं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, इसका प्रभाव एक सामान्यतया ये भी होगा कि जातक कभी भी किसी पद पर ही विभूषित होता हुआ काम करेगा। इसका कारण है क्योंकि शुक्र यहाँ पे जन्म कुंडली में उच्च के विराज हैं और यहाँ पे दिग्बली हैं, तो सूर्य प्रशासन और मजबूत नेतृत्व को दर्शाने वाले ग्रह होते हैं। और जब कभी भी सूर्य के नक्षत्र के स्वामी, सूर्य जिस नक्षत्र में बैठे हैं, अगर उस नक्षत्र का स्वामी जन्म कुंडली में बलवान होके, दिग्बली होकर के, उच्च का होकर के नवांश में बैठा हो, तो कुंडली कभी भी छोटे मोटे कारोबार से अपनी शुरुआत करती तो है, लेकिन अंततोगत्वा बहुत ही ऊंचे लेवल पे जाकर के अपने आप को स्थापित कर लेती है। रही बात अगर मंगल की, तो मंगल ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं जिसका स्वामी बुध स्वतः ही जन्म कुंडली के तीसरे भाव में बैठ करके व्यक्ति को तिकड़मी, वक्त के हिसाब से पैतरा और पल्ला बदलने वाला, बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव विचारों वाला और हमेशा ही साहसिक निर्णय लेने वाला बना देते हैं। देवगुरु बृहस्पति से पहले बुधदेव आते हैं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, जहां शुक्र बलवान होकर बैठेंगे, तो बुध का प्रभाव सामाजिक और सांसारिक, आर्थिक और इतना ही नहीं मानसिक शांति, इन सब में जातक को सुदृढ़ अवस्था को ले जाने वाले बना देंगे। जबकि देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली में अनुराधा नक्षत्र में बैठे हैं, जिसके स्वामी शनिदेव एकादशवें भाव में बैठे हैं और शनि की दृष्टि जन्म कुंडली के पंचम भाव पे और दसवीं दृष्टि जन्म कुंडली के अष्टम स्थान पे है। गुरु और मंगल के साथ शनि का भी प्रभाव इसी भाव पे है। इस वजह से कि जन्म कुंडली के अष्टम भाव पे गुरु, मंगल और शनि की दृष्टि पड़ने के कारण व्यक्ति रिसर्च और साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक विचारों वाला, गहन चिंतन मनन करने वाला, शिक्षकीय गुणों से युक्त रहने वाला, न्याय प्रिय, पुराणों का अध्ययन, ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखने वाला, धर्म में रुचि रखने वाला और दान पुण्य करने वाला, ऐसा गुरु का प्रभाव। शुक्र जन्म कुंडली में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हैं और सूर्य के साथ परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य शुक्र के नक्षत्र में बैठे थे और शुक्र सूर्य के नक्षत्र में बैठे हैं, तो नक्षत्र का परिवर्तन इन दोनों ग्रहों को आपस में भले ही ये क्यों न कंफ्यूज हो, पर फिर भी वस्तुतः इन्हें बहुत ही अच्छी मजबूती प्रदान करने वाली स्थिति बन जाती है। इसका अर्थ होगा कि शुक्र देव जो सूर्य के नक्षत्र में बैठे हैं, वो अपने आप को
फिर से वापस उसी स्थिति में ले जाने वाले, और कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के पास सारी चीजें कई बार नष्ट हो जाएं पर पुनर्प्राप्त करने की स्थिति शुक्रदेव ले जाने वाले बनेंगे। अगर लग्नेश के ऊपर चंद्रमा जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होती और अगर चंद्रमा के ऊपर गुरु जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होती तो कुंडली को कमजोर कहा जाता। लेकिन यहाँ पे दोनों ही स्थितियां जिस तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, वो कुंडली में ग्रहों को बल दे रही हैं, जिसका असर जातक के जीवन पर देखने में मिलेगा, जो सकारात्मक परिणाम देगा। नवमांश चक्र में मीन राशि का लग्न में बनना, केंद्र में द्विस्वाभाविक राशि के बन जाने से नवमांश चक्र में पत्नी जो होंगी वो आधुनिक विचारों वाली, कामकाजी, स्वतंत्र विचारधारा वाली और कई बार थोड़ा आलस्य के प्रभाव से युक्त होने वाली, शौकीन मिजाज वाली आती हैं। नवम भाव में गुरु और केतु का बैठना यह भी दर्शाता है कि जातक का जो स्पाउस होगा वो दार्शनिक चिंतन वाला होगा और उसके विचार खुले होंगे। द्वितीय भाव में शनि का बैठना विवाह में कभी कभी लॉन्जिविटी को प्रभावित करेगा। इस वजह से शनि और राहु और केतु की दशा में विवाह में कई बार मतभेद गहरे होते जाएंगे। अगर ऐसी कोई बात बनती है तो हमें उस समय दशा के बीतने का इंतजार करना होगा या घर में मांगलिक कृत्य, कुछ धार्मिक कृत्य का सहारा लेकर के विवाह को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी होगी। विवाह अगर करना हो तो मकर राशि मकर लग्न, कर्क राशि कर्क लग्न, वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातिकाओं से विवाह हो और इतना ही नहीं, पश्चिम और उत्तर दिशा की तरफ विवाह हो। मित्रता कुंभ और मिथुन वालों से बहुत अच्छी रहेगी। धन कमाने के लिए वृश्चिक राशि अर्थात उत्तर दिशा की तरफ भी व्यक्ति धन कमाने जा सकता है। मित्रता कुंभ और मिथुन वालों के साथ, शत्रुता न करें कर्क, धनु और मेष वालों के साथ। जिस भवन में आप निवास कर सकते हैं उसका फ्रंट पश्चिम दिशा की तरफ खुले तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसके साथ मैं एक बात और भी कहूँगा, तो हमें विवाह करने से पहले इस बात का भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि व्यक्ति का जो स्पाउस है वो बीमार या रुग्ण अवस्था का न हो, रोगी न हो, इसका ध्यान रखना होगा। बाकी मैं अन्य वर्ग चार्ट से अध्ययन से पहले आपकी कुंडली में विभिन्न ग्रह जो विभिन्न वर्ग चार्ट में बैठे हैं उनका प्रतिफल बता देता हूं। अब अगर बात एक एक ग्रहों की करते हैं तो सबसे पहले चंद्रमा कर्क राशि में, नवांश में सिंह में। चंद्रमा लग्न कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं और नवांश चक्र में जिस स्थिति में बैठ रहे हैं, साथ ही साथ जहां वो दशमांशा चक्र में बन रहे हैं, ये अपनी दशा काल में, बहुत ध्यान से समझिए, हमेशा ही धन जोड़ने का काम करेंगे। परिस्थिति को बिगाड़, धन का अर्थ सिर्फ धन नहीं होगा, ये आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी व्यवस्था, आपका स्वास्थ्य में जोड़ेंगे, घटाएंगे नहीं। सूर्य जन्म कुंडली में 20 अंश पे बैठे हैं धनु राशि में, नवांश चक्र में वो तुला राशि में जा रहे हैं। मतलब ये कभी कभी आपके पराक्रम को डेविएट भी करेंगे। हो सकता है कि ये आपको अपनी दशा में, आपको अपने स्वास्थ्य पे, आपको मानसिक स्थिति पे, आपको आपके आत्मविश्वास पे मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के इनका संपूर्ण परिणाम प्राप्त होगा। हालांकि एक पक्ष यहाँ ये बहुत अच्छी वाली बात है कि आपको उस मेहनत का परिणाम मिलेगा। क्लियर है? मंगल वृश्चिक राशि में, नवांश चक्र में वो मीन राशि में जाएंगे। इस वजह से मंगल जब कभी भी एक्टिव होंगे महादशा में, अंतरदशा में, सूक्ष्मांतर प्राणांतर में, तो वो आपको विवेकी बनाएंगे, निर्णय लेने की क्षमता देंगे, यशोवान बनाएंगे और आपके निर्णय का समाज में आदर होगा। इसकी प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली ऐसा ग्रह अपनी दशा में करेगा। बुधदेव जन्म कुंडली में धनु राशि में बैठे हैं, नवांश चक्र में वो कन्या राशि में बैठ रहे हैं। अपने दशा में जो बुध देव हैं वो हमेशा ही एक तरीके से सुख, प्रमाद, आलस्य और सांसारिक सुखों के प्रति आपकी रुचि बढ़ाएंगे, दिलचस्पी बढ़ाएंगे। कौन? बुध। आप अपने सुख सुविधाओं पे खर्च करने वाले इंसान बनेंगे। बुध की दशा में ये होगा। देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि में बैठे हैं, नवांश में भी वृश्चिक राशि में है। ग्रह वर्ग उत्तम हो जाएगा तो बली होगा और हर प्रकार का सुख आपको देगा। धर्म, आध्यात्म, चिंतन, सामाजिक प्रतिष्ठा, संतान की प्राप्ति, नौकरी में प्रमोशन, नौकरी हो जाना और अच्छे जगह पे बदलाव, ये सब देवगुरु बृहस्पति की दशा में होगा। शुक्रदेव तुला राशि के स्वामी होते हैं, मकर राशि में बैठे हैं दिग्बली होकर के, नवांश चक्र में मीन में और दशमांशा चक्र में वृश्चिक राशि में बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि शुक्रदेव जब कभी भी अपनी दशा काल में एक्टिव होंगे, आपको सकारात्मक विचारों के साथ
आगे बढ़ने में आपकी मदद करेंगे। और कभी कभी कारोबार में छोटे मोटे रुग्णता का प्रभाव भी देखने वाले दिखा सकते हैं परिणाम। ऐसा मतलब रुग्णता से व्यक्ति कई बार आलस से प्रभाव में आ जाए, ऐसी चीजें हो सकती हैं। हालांकि शुक्र 100% आपकी कुंडली में आपके परिणाम की चिंता आपको नहीं होने देंगे और आपको यशोवान बनाएंगे। यह भी शुक्र का एक अच्छा प्रतिफल होगा। शनिदेव मेष राशि में बैठ रहे हैं नवांश में, और सिंह राशि में लग्न में, दशमांशा चक्र में भी सिंह राशि में ही बैठ रहे हैं। इस वजह से आपको वो ललक पैदा करेंगे, मुझे आगे बढ़ना है। इतना ही नहीं, वो कई बार आपको अपनी दशा काल में आगे बढ़ने का बल और अनुशासन बनाए रखने का भी बल, ये शनिदेव आपकी कुंडली में देने वाले ग्रह बनेंगे। राहु एज इट इज आपकी कुंडली में बहुत अच्छा परिणाम करेंगे, मेहनती बनाएंगे, रोगों से लड़ने की क्षमता देंगे। कई बार व्यक्ति को थोड़ा बहुत इरिटेशन भी होता है, लेकिन फिर भी राहु का संपूर्ण समग्र फल आपके पक्ष में काम करेगा। तो ये ग्रहों की दशाओं की बात हो गई। अष्टक वर्ग पे ध्यान दे दें तो स्वास्थ्य ठीक है, स्वभाव ठीक है, आयु ठीक है। वाणी को हमें रूखा नहीं बनने देना है, मेहनत हम और भी बढ़ा सकते हैं, और निश्चित रूप से हमें हमारे मानसिक स्वास्थ्य को अनुकूल रखने के लिए अपने कुल देवता और वास्तु देवता की पूजा स्वयं से करनी होगी। अमावस्या को दान करें, घर की सफाई खुद से करें। उसके बाद हमें मन बुद्धि को भ्रम में नहीं ले जाना होगा, चीज़ों को बार बार पढ़ें और लगातार मेहनत करने पे विश्वास करें, बीच में गैप ना करें। माता और पिता से स्नेह प्राप्त हो, इस वजह से उनका आदर करते रहें, कभी भी उनका अनादर ना करें। ऐसा करने से आपकी भी संतति का सुख आपसे वंचित हो जाएगा और आप संतति में कमजोरी प्राप्त कर लेंगे। नौकरी और व्यापार दोनों ही ये कुंडली कर सकती है। कंसंट्रेशन इस कुंडली का ठीक है, बस लगातार मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से जिस भी क्षेत्र में आप सफल हो रहे हैं, चाहे जो करते हो, चाहे इंजीनियरिंग करते हो, चाहे मेडिकल करते हो, सफल जरूर होंगे। धर्म का सुख आपकी कुंडली में गणेश जी की पूजा करने से बढ़ेगा। भाग्य का बल गणेश जी की पूजा करने से, गणेश संकटनाशक स्तोत्र का पाठ करने से, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करने से, गणेश जी को वस्त्र अर्पित करने से, समीपत्र अर्पित करने से और साथ ही साथ दूध अर्पित करने से भाग्य का बल बढ़ेगा। इतना ही नहीं, अगर हो सके तो ब्राह्मणों का आदर अभी से ही अपने प्रयोग में करें कि मैं ब्राह्मणों का आदर करूं, माता पिता का आदर करूं, गुरुजनों का सत्कार होता रहे, गायों के प्रति श्रद्धा बनी रहे। उसके बाद सामाजिक प्रतिष्ठा इस कुंडली में नेचुरली सामान्यतः ठीक ठाक है और ये कुंडली अपने ऊंची महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने में सफल होगी, थोड़े विलंब के साथ। सामान्यतः ये कुंडली कभी भी ऋण में और भयंकर दबाव में कभी भी महसूस नहीं करेगी खुद को। हमें स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। इस कुंडली के आधार पर शनि की दशा में, सूर्य और राहु की दशा में हमें स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। भवन भूमि वाहन से संबंधित अगर कोई भी सुख है तो वो शुक्र चंद्रमा गुरु सूर्य मंगल और बुध के कारण है। शनि राहु और केतु की दशा में चोट चपेट की घटनाएं या भवन भूमि वाहन के सुखों में प्रभाव कमजोर होते देखा जाएगा। बाकी चंद्रमा, शुक्र, सूर्य, बुध और गुरु आपको भाग्यशाली बना रहे हैं। माता और पिता में सूर्य और शनि का प्रभाव आपको बलवान बना रहा है और कई बार ये माता को, पिता को लंबी आयु भी दे रहा है। चंद्रमा और मंगल का प्रभाव भी मातृप्रेम और पितृप्रेम के प्रभावों को बढ़ाने वाला बनेगा। आप संततिवान निश्चित रूप से होंगे। द्वितीय संतति का भी सुख इस कुंडली में निश्चित रूप से मिलेगा। कुंडली में प्रभाव अगर बात करते हैं तो होरा चक्र के आधार पर सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, राहु और केतु शुद्ध विशुद्धता से आपके पक्ष में परिणाम करने वाले, आपको धनवान बनाने वाले और अपनी दशा काल में सकारात्मक और श्रेष्ठ परिणाम करने वाले ग्रह बनेंगे। इसके विपरीत गुरु, शनि और मंगल कई बार आपसे बिना मेहनत किए आपको परिणाम नहीं प्राप्त होगा, ऐसा कुछ इशारा कर रहे हैं। ग्रहों के बल के आधार पर अगर बात करते हैं तो हमें सूर्य को निरंतर अभी से ही अर्घ देना चाहिए। रविवार को मांसाहार का त्याग करें और नमक का सेवन बंद करें। नियमित दिनचर्या का पालन करें, चंद्रमा का दर्शन करें, बजरंगबली के 12 नामों का नित्य उच्चारण करें। गणेश जी के बारे में मैंने बता रखा है। देव गुरु बृहस्पति के आधार पर 100% परिणाम देंगे। इस कारण से हमें जितना ज्यादा हो सके अपने आप को शुद्ध बना के रखना होगा। संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए धर्म का पालन होता रहे। गलत लोगों से मैत्री बिल्कुल भी नहीं। जो गलत मैत्री में जाएगा उसकी कुंडली में गुरु का पक्ष कमजोर हो जाएगा। शुक्र का प्रभाव ब्रह्मचर्य का पालन करने से बढ़ेगा। शनिदेव का प्रभाव अनुशासनहीनता करने से कम होगा। राहु और केतु की दशा कई बार मानसिक कष्ट और पीड़ा बढ़ा सकती है। उस दशा काल में राहु की शांति सामान्यतः कराना चाहें तो करा सकते हैं, अन्यथा गणेश जी की पूजा से भी काम चल जाएगा। मंदिर का दर्शन अवश्य होता रहे। नदी की सफाई जरूर करें। पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा है, पीपल के पौधे लगाएं। और इतना ही नहीं, अगर बात बन पड़े तो सहतूत के पौधे भी लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर बात बन पड़े तो कोई भी जब मिले तो उसे कमल और गुलाब के पौधे जरूर देने चाहिए।
अपने घर की सफाई खुद से करिए, और निश्चित रूप से ये कुंडली अगर ब्रह्मचर्य का पालन कर लेगी तो बहुत आगे जाएगी। ये तुला लग्न की कुंडली है जो निश्चित रूप से किसी भी विषय में अपना प्रोग्रेस नहीं छोड़ती है और सकारात्मक विचार नहीं छोड़ती। ये कभी भी अपना नुकसान करना नहीं जानते और सदैव आगे बढ़ने के लिए इनको कहीं ना कहीं से प्रेरणा मिलती रहती है। क्लियर है? दिन आपकी कुंडली के हिसाब से बुधवार और शुक्रवार का बहुत अच्छा रहेगा। अंक आपकी कुंडली के हिसाब से 5 और 8 बहुत अच्छे रहेंगे। इतनी सारी चीजें हैं। विवाह अगर करना हो तो इस कुंडली में बुध की दशा और शुक्र की दशा के साथ शनि का अंतर जब कभी भी आए तो आप विवाह कर सकते हैं। एक दशा 2036 में भी प्राप्त होगी और एक दशा वैसे आपकी कुंडली में 2031 में भी प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात कह दूं, इतना सारा मैंने बता दिया है। अब क्या इस कुंडली में बता सकता हूं? कुंडली अच्छी है। कुंडली में शिक्षकीय योग लगा हुआ है, बैंकिंग फाइनेंस का योग लगा हुआ है, और इस कुंडली में तो आप पेट्रोलियम से भी काम कर सकते हैं। पेट्रोलियम, गैस, केरोसिन और ट्रांसपोर्ट, पत्थर, उसके बाद आईटी सेक्टर, बैंकिंग मैंने कहा, फाइनेंस कहा है, शेयर बाजार कहा है। इतने सारे क्षेत्रों से धन कमाने का योग आपकी कुंडली में लगा है। पंचम भाव पे शनि, मंगल और राहु दोनों का प्रभाव है, तीनों का। मंगल की 4थी दृष्टि, शनि की 7वीं दृष्टि, लेकिन इस भाव के ठीक पीछे शुक्र बैठे हैं, इस वजह से पंचम भाव का बल कमजोर नहीं होगा। पर फिर भी जन्म कुंडली के पंचम भाव पे शनि और मंगल के प्रभाव के कारण जातक को कई बार प्रेम विवाह करते देखा जाता है, या विवाह प्रेम होता है और बाद में चल करके पश्चाताप भी करना पड़ता है। तो कुंडली मिला करके ही विवाह करें और माता पिता की आज्ञा का पालन सदैव अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं। ये कुंडली को आगे और भी ज्यादा पहुंचा सकती है। ज्योतिषी आपको क्या बता रहा है? यही तो बता रहा है कि आप अपने धर्म का पालन करिए और अपने अनुशासन को बना करके रखिए। इसके अतिरिक्त तो मैंने कार्यक्रम में कुछ भी नहीं बताया है। मूलतः क्या है कि अगर आप अपने पद्धति पे काम कर देते हैं तो कुंडली बिल्कुल ही सटीक हो जाती है। और सामान्यतः अगर रत्न की बात करेंगे तो इस कुंडली में सदैव ही शुक्र का रत्न ओपल, विवाह के बाद हीरा या जरकन धारण किया जा सकता है। अगर और भी ज्यादा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो गले में एक पेंडल बना करके बुध का रत्न पन्ना भी धारण कर सकते हैं। नवग्रह कवच भी धारण कर सकते हैं, और मैंने कुशा की जड़ भी धारण करने को कहा था, वो भी कर सकते हैं। क्लियर है? कुछ इसी तरीके से आज के इस कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम का समापन करते हैं। कल एक बार फिर से किसी नई कुंडली के साथ उपस्थित होंगे। कार्यक्रम प्रत्येक दिन देखा करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।